हेलो दोस्तों। आज है 11 अगस्त और 11 अगस्त की करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। और जिसके अगर सदस्यों की बात करें तो इसमें 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं और इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो क्या है कि जो भारत है वो अगस्त महीने के लिए इसकी अध्यक्षता कर रहा है। केवल भारत 1 महीने के लिए इसकी अध्यक्षता कर रहा है, अगस्त 2021 के लिए। तो इसमें एक खुली बहस हुई है, खुली बहस यानी ओपन डिबेट। तो इसकी अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यूएनएससी में एक खुली बहस हुई है और उसकी अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है नरेंद्र मोदी। इससे पहले किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएनएससी की कोई भी बैठक में भाग नहीं लिया है। तो चलिए हम इसके बारे में अन्य बातें जान लेते हैं। जैसे इसमें किसके बारे में बातचीत की गई है? इसमें भारत ने बातचीत की है समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। जो इन्होंने मुद्दा रखा है वो क्या है? समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना। चलिए फिर हम यूएनएससी के बारे में जान लेते हैं, यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो उस समय ज़रूरत थी कि विश्व में दोबारा से युद्ध ना हो। तो शांति को बनाए रखने के लिए विश्व में इस संस्थान की स्थापना की गई थी। और अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनका चयन किया जाता है, जबकि ये जो स्थायी सदस्य होते हैं इनका चयन नहीं किया जाता, इनका चुनाव नहीं किया जाता। तो जो भी स्थायी सदस्य हैं उनका जो नाम है वो आपको याद होना चाहिए। बाकी का नाम आप याद भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। भारत इसका अस्थायी सदस्य है। तो एक उपग्रह लॉन्च किया गया है, एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी देखो ये लॉन्च करी जाएगी, लॉन्च नहीं हुई है। तो इसका नाम है GSAT-1, GSAT-1। तो हमें ये बताना है कि कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी इसको लॉन्च करेगी। तो इसको लॉन्च किया जाएगा भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा। और चलिए यहाँ पर GSAT-1 का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर जी का मतलब क्या है? जी का मतलब है यहाँ पर देख लेता हूँ मैं। यहाँ पर जी का मतलब है जियो, जी का मतलब है जियो, GEO। और आई का मतलब है यहाँ पर इमेजिंग। और यहाँ पर SAT, इन तीनों का मतलब क्या है? इन तीनों का मतलब है सैटेलाइट। तो जियो इमेजिंग सैटेलाइट 1, तो इसको कौन लॉन्च करेगा? इसको इसरो लॉन्च करेगा। कब लॉन्च करेगा? इसको लॉन्च करेगा 12 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस से 3 दिन पहले इसको लॉन्च किया जाएगा। और जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ यानी पृथ्वी, और इमेज का मतलब होता है जैसे फ़ोटो खींचना। तो ये जो सैटेलाइट लॉन्च करी जाएगी यह भारत जो पाकिस्तान वाला बॉर्डर है और जो चाइना वाला बॉर्डर है उस पर नज़र रखने के लिए लॉन्च की जाएगी। और अगर हम इसके वज़न की बात करें तो इसका वज़न है 2268 किलोग्राम। और इसको कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। इसको लॉन्च किया जाएगा आंध्र प्रदेश, जैसे हमारा राज्य है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, ये है आंध्र प्रदेश राज्य। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं श्रीहरिकोटा। ये जो श्रीहरिकोटा है ये यहाँ पर द्वीप है बंगाल की खाड़ी में। और इस बंगाल की खाड़ी में ये जो द्वीप है श्रीहरिकोटा, इसमें है सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है ना? जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसी के बगल में है श्रीहरिकोटा। ये तो एक द्वीप है और द्वीप के ऊपर है, क्या है? द्वीप के ऊपर सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो इस सेंटर से इसको लॉन्च किया जाएगा। चलिए इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1969 को हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो थे विक्रम साराभाई। और इसके जो वर्तमान में निदेशक हैं वो कौन है? के सिवान। और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है? देखो, जो ओलंपिक हुए हैं, ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने एक गोल्ड मेडल जीता है। तो इन्हीं की सम्मान के लिए ही 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। भाला फेंक दिवस, तो इन्हीं के सम्मान के लिए इस दिवस की स्थापना की जा रही है।
और अगर हम बात करें ये जो नीरज चोपड़ा हैं, ये दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है कि इन्होंने अकेले खेलते हुए स्वर्ण पदक जीता है। तो अगर हम पहले व्यक्ति की बात करें तो पहले व्यक्ति हैं अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने शूटिंग में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता भारत के लिए। और अब दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। चलिए अब हम एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं, जिसने यह घोषणा की है। तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? आदिले जे सुमरीवाला। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों, तो ये इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले खेल हैं। आर्मी गेम्स इंटरनेशनल, तो ये जो खेल हैं इसमें कितने भारतीय सैनिक भेजे जाएंगे? इसमें कितने भारतीय सैनिक भेजे जाएंगे? तो जैसे कि ये बाहर देशों में होने वाले हैं तो इसमें 101 सेना की टुकड़ी भेजी जाएगी। और इसका जो आयोजन है वो 22 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक होने वाला है। और इसमें 42 देश भाग लेने वाले हैं, 42 देशों की 280 टीमें। और ये जो प्रतियोगिता है ये एक देश में नहीं होगी, यह अलग अलग देशों में होगी। और यह प्रतियोगिता 11 देशों में कराई जाएगी। और इसमें कौन कौन से खेल होने वाले हैं उनके भी नाम जान लेते हैं। इसमें खेल होने वाले हैं आर्मी स्काउट मास्टर्ड प्रतियोगिता, दूसरा है एलब्रस रिंग, तीसरा है पोलर स्टार, और चौथा है स्पिनर फ्रंटियर, और पांचवा है सेफ रूट गेम्स। तो जो भारतीय सेना की टुकड़ी है वो इन सभी खेलों में भाग लेगी। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल होता है इसका आयोजन कौन कराता है? इसका आयोजन कराता है रूस का रक्षा मंत्रालय, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है रूस की, वो इसका आयोजन कराती है। और ये जो खेल हैं ये हर साल आयोजित किए जाते हैं। हाल ही में किस बल ने पहली बार 2 महिला अधिकारियों को युद्धक भूमिकाओं में शामिल किया है? तो यहाँ पर अधिकारियों के तौर पर इनको शामिल किया गया है। और इनको शामिल किसने किया है? इनको शामिल किया है आईटीबीपी ने। आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस या भारत तिब्बत सीमा पुलिस। तो इसके द्वारा 2 महिला अधिकारियों को युद्धक भूमिकाओं में शामिल किया गया है और यह ऐसा पहली बार हुआ है। देखो आईटीबीपी ने 2016 में परमिशन दी थी कि जो महिलाएं हैं वो भी युद्धक भूमिकाओं में शामिल हो सकती हैं। तो उसी के चलते इन दोनों को अधिकारी रैंक की अफसर बनाया गया है, ये अफसर बनी है। तो अगर हम इनकी पोस्ट की बात करें तो ये सहायक कमांडेंट हैं। अगर हम इनके नाम की बात करें तो इनका नाम है प्रकृति और दीक्षा। चलिए अब हम आईटीबीपी के बारे में बात कर लेते हैं। आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। तो यहाँ पर ये जो तिब्बत है, तिब्बत तो चीन का ही पार्ट है। तिब्बत है किसका पार्ट? चीन का पार्ट है। तो जब भारत का चीन के साथ में युद्ध हुआ था 1962 में, तो उसी के समय पर इसकी स्थापना की गई थी। 1962 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में इसके महानिदेशक या डीजी कौन है? एस देसवाल। ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल यानी वेबसाइट किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई है? तो ई नगर गुजरात। तो यह है गुजरात के द्वारा लॉन्च की गई है। एक तो है वेबसाइट और साथ ही साथ में इसमें एक एप्लीकेशन भी है यानी एक मोबाइल ऐप भी है। और इस मोबाइल ऐप की सहायता से आप क्या कर सकते हो? आप इसकी सहायता से संपत्ति कर आप सरकार को दे सकते हो। साथ ही साथ में पेशेवर कर यानी बिजनेस टैक्स, यानी अगर आप बिजनेस करते हो तो उसका टैक्स भी आप सरकार को पे कर सकते हो। साथ ही साथ में आप इसमें जो सुविधाएं दी गई हैं आप उनको देख सकते हो। इसमें कुल मिलाकर के 52 सुविधाएं प्रदान की गई हैं। चलिए अब हम गुजरात के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी है गांधीनगर। इसके मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। यह भारत का एक तटीय राज्य है। और अगर हम इसके राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसमें गिर नामक राष्ट्रीय उद्यान है। एससीओ के न्याय मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? एससीओ यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कितने देश आते हैं? इसमें 8 देश आते हैं। तो इनके जो न्याय मंत्री हैं, इन 8 देशों के जो न्याय मंत्री हैं उसकी बैठक की अध्यक्षता की गई है तजाकिस्तान के द्वारा। और भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया है? जो भारत के न्याय मंत्री हैं और जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, तो उन्होंने इसमें भाग लिया है। और इसका इस साल कौन सा संस्करण हुआ है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इस साल इसका संस्करण हुआ है 8वां। तो आप इसके बारे में भी याद कीजिए, 8वां इसका संस्करण है।
चलिए अब हम SCO के बारे में जान लेते हैं। SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय चाइना की राजधानी बीजिंग में स्थित है और इसके जो सिक्योरिटी जनरल हैं वो कौन है, व्लादिमीर नोरोव। इसके 8 मेंबर हैं जिनके नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप यहाँ पर देखिए हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, यानी पृथ्वी ने कैसे अपनी ब्यूटी को प्राप्त किया, यानी अपनी सुंदरता को पृथ्वी ने कैसे प्राप्त किया। तो इस पुस्तक के लेखक हैं सुधा मूर्ति। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द अर्थ स्पिनर, अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप यहाँ पर देखिए द अर्थ स्पिनर और इस पुस्तक के लेखक हैं अनुराधा रॉय, अनुराधा रॉय। बाकी की जो जानकारी है आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो केवल इनका नाम ही पूछा जाता है। विश्व शेर दिवस किस दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड लायन डे, तो यह मनाया जाता है 10 अगस्त को। और यह क्यों मनाया जाता है, देखो अगर हम पिछले 5 दशक की बात करें, यानी पिछले 5 साल, यानी पिछले 50 सालों की बात करें, तो 50 सालों में शेर की लगभग 95% जो जनसंख्या है वो ख़त्म हो चुकी है। 95% जनसंख्या ख़त्म हो चुकी है और इसको IUCN की जो लुप्त प्राय प्रजाति है उसमें भी इसको शामिल किया गया है। तो यह दिवस मनाया जाता है शेरों के संरक्षण के लिए। चलिए अब हम जान लेते हैं IUCN के बारे में। IUCN तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स, यानी नेचर के संरक्षण के लिए इसको बनाया गया है। और अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, जैव ईंधन दिवस या बायोफ्यूल डे, तो यह मनाया जाता है 10 अगस्त को ही। दोनों दिवस 10 अगस्त को ही मनाए जाते हैं। और मैं आपको जैव ईंधन के बारे में बता देता हूँ यह क्या होता है। आप यहाँ पर देखिए, जैव ईंधन कोई भी ईंधन है जो जैविक सामग्री जैसे कृषि अपशिष्ट, यानी जो कृषि से बचा हुआ जो भी कुछ बेकार सामान होता है उसको जला करके या उसको किसी भी तरह से सड़ा करके यह ईंधन बनाया जाता है। इसी तरह से फसलों और पेड़ों और घासों से भी इस ईंधन को बनाया जाता है। तो यह दिवस क्यों मनाया जाता है, आप यहाँ पर सही से ध्यान दीजिए। जैव ईंधन और जीवाश्म ईंधन, तो ये दोनों ईंधन अलग अलग हैं, दोनों के दोनों ईंधन अलग अलग हैं। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम इसका उदाहरण है पेट्रोलियम। तो जीवाश्म ईंधन तो वो होते हैं जो पृथ्वी के अंदर से खोद करके निकाले जाते हैं और उनको बनने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन ये जो जैव ईंधन होते हैं ये मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी इनको तुरंत बनाया जा सकता है। अगर हम बायोगैस की बात करें, बायोगैस जिसको हम गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं, तो ये जैव ईंधन का एक उदाहरण है, जबकि जो पेट्रोलियम है वो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन को छोड़ दो और जैव ईंधन अपना लो। तो इसी की वजह से ही इस दिवस को मनाया जाता है। भारत के किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो हॉकी खिलाड़ी का नाम है गोपाल भेंगरा। तो आप इनका नाम याद कर सकते हो, ये खिलाड़ी हैं हॉकी से संबंधित। ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व गेंदबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच बनाया गया है, तो ये बॉलिंग कोच बने हैं और इनका नाम बताना है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्या हैं, ये गेंदबाज हैं और इनका नाम है शॉन टेट। तो ये काफ़ी तेज़ बॉलिंग फेंकते थे अपने समय में, लगभग ये 150 की स्पीड से ये बॉलिंग फेंकते थे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।